आ गया, स्टार्ट हो गया, ऑडिबल हो गया। तो चलिए देखिए, मैथमेटिकल टूल्स के डिस्कशन चल रहे थे। किसके डिस्कशन चल रहे थे? मैथमेटिकल टूल्स के। तो अब थोड़ा हम नॉर्मल वे में, थोड़ा सा नेचुरल वे में आने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैथमेटिकल टूल्स मतलब मैंने सारी बातें समझा दी थी आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए थे। इधर देखिए बेटा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए थे, और फिर मैंने कहा था कि 4-5 दिन से क्वेश्चंस करेंगे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए, ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। एक बार नोट्स के फॉर्म में आपके सामने स्लाइड्स मैंने दे दी हैं, और इन स्लाइड्स को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैथमेटिकल टूल में सम स्टैंडर्ड इक्वेशंस, सम ग्राफ्स और देयर इक्वेशंस, ये भी बताया गया है। कुछ ग्राफ और उसके इक्वेशंस के बारे में भी मैथमेटिकल टूल्स में चर्चा होगी ना बेटा? क्लियर है? तो देखिए, ये सारे ग्राफ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और सारे ग्राफ यहाँ पे हैं आपके पास नोट के फॉर्म में, हूबहू ऐसा देख लीजिए। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है बताइए? ये ग्राफ किसका है? राइट विद फाइन पेन और फिंगर्स, ठीक है, दोनों है। तो अब आप देखिए, ये ग्राफ किसका है? स्ट्रेट लाइन का है। और स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और उसमें m क्या होता है? स्लोप। और स्लोप क्या होता है? m स्लोप होता है। स्लोप m बराबर कितना होता है? tan थीटा, ठीक है ना। और थीटा क्या होता है? वो एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन बनाए। छोटी छोटी बातें आपको भले आती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। अब एम्पल टाइम है, खूब मजा ले लेके देखिए, ठीक है ना। तो m क्या है इस इक्वेशन में? m क्या है? स्लोप। और स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा के। और थीटा क्या है? वो एंगल जो कोई भी लाइन, ठीक है ना, वहां तक जाएंगे, वो एंगल जो कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाती है, उसको क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। ये बात सबको क्लियर है? इस केस में आप देखिए, और सी क्या है? इंटरसेप्ट जो वाई एक्सिस से लाइन करती है, ठीक है ना। इस केस में इंटरसेप्ट निगेटिव है, इसलिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलिए भाई, ईमानदारी से बताइएगा। एकदम फर्जी वाला होगा, पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो बताइए, ये बात सबको ईमानदारी समझ में आई कि नहीं? ये क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये पेन हो गया और ये कर दिया, अब हो जाएगा ना? ये क्यों इरेज हो जा रहा है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। चलिए, तो ये वाला सबको समझ में आ गया? बोलो बेटा, एकदम क्लियर है? फिर से सुनिए, ये कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं मैथमेटिकल टूल्स में। कुछ ग्राफ्स भी आपको पढ़ना है। ये ग्राफ्स में ज्यादातर ग्राफ्स वही हैं जो आपने क्लास 9-10 में पढ़े हैं, और 2-4 नए ग्राफ हैं। बात समझ में आ रही ना? तो हम सबको डिटेल में बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इक्वेशन से मतलब हमारा ये है कि उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इक्वेशन से हमारा मतलब ये होता है, किसी भी ग्राफ के इक्वेशन से हमारा ये मतलब है कि वो ग्राफ कैसे बना है, वो कर्व कैसे बना है। कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, कुछ पॉइंट का कलेक्शन ही हो तो वो ग्राफ है, वो कर्व है, ठीक है ना। तो वो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर उस कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सब के सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसी लाइन का है। अगर मान लीजिए ये किसी लाइन का इक्वेशन है, और इस लाइन पे मान लीजिए कोई पॉइंट 2-3 लाई करता है। मान लीजिए इस लाइन पे कोई भी पॉइंट 2-3, हम जनरल बात बता रहे हैं, x1y1 लाई करता है। तो अगर x1y1 लाई करता है तो y की जगह अगर y1 पुट कर दें और x की जगह x1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। बात समझ में आई? जनरल इक्वेशन से हमारा मतलब ये होता है। तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये क्लास 9-10 में आप सब लोग पढ़ते हैं कि नहीं? जिसमें y और x का मतलब क्या है? वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो इस पे लाई करता है। तो हर वो पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ये छोटी सी बात सबको समझ में आई? जल्दी बताइए, ये बात एकदम क्लियर है? अच्छा, अब देखिए और टर्म्स जो इसमें हैं उनको समझ जाइए। m क्या होता है? स्लोप होता है। m उस लाइन का स्लोप है। m क्या है बेटा? उस लाइन का स्लोप है। और m बराबर होता है tan थीटा, जहां थीटा वो एंगल है जो एंगल ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाती है। बात समझ में आ रही ना?
और c क्या है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में c क्या है बेटा? c वो इंटरसेप्ट है जो ये लाइन y एक्सिस से करती है। ये बात सबको समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? ठीक है बेटा। इस केस में ये इंटरसेप्ट निगेटिव है, इसलिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। सब लोग समझ गए? बोलो बेटा। बहुत सिंपल बात है, पहले से आप जानते हैं, मैंने एक बार दोहरा दिया। मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, उस बच्चे को पढ़ा रहा हूं जो जीरो भी जानता हो, मतलब जीरो भी जानता हो तो कड़ी से कड़ी लगाए तो सारे सवाल उसके लगेंगे। ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? अब नेक्स्ट बात देखिए, ये y इज इक्वल टू एम एक्स, ये उस लाइन का इक्वेशन है जिसका इंटरसेप्ट क्या है? जीरो है, यानी कि वो ओरिजिन से जा रही है। जो लाइन ओरिजिन से जाएगी उसका y एक्सिस से इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा? उसका y एक्सिस से इंटरसेप्ट जीरो होगा, तो उसका जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स। ये बात सब लोग समझ गए बेटा? बोलो। एकदम साफ करते हुए चलना है, एकदम साफ, आसान आसान बातें हैं। अब देखिए दूसरी बात, देखिए ये उस लाइन का इक्वेशन है, ये उस लाइन का जनरल इक्वेशन है, गौर से देखिए, जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। जिसका इंटरसेप्ट, देखिए बेटा इधर देखिए, इसका इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। ये उस लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस केस में देखिए ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये एंगल थीटा क्या है? ये एंगल थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है, ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम बराबर टेन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और m पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है ना? बहुत, देखिए ये सारे टूल्स हैं, एक बार टूल्स देख लीजिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइए, फिर सवालों पे आइए। टूल्स से कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन टूल्स हर सवालों में लगेंगे। बात समझ में आ रही ना? बोलिए। पंखे की हवा चाहिए तो पंखे को खोलने और वो करने के लिए वो भी चाहिए ना, इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, तो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल वही है, ठीक है ना? वो हेल्पिंग हैंड है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, अगर इस तरीके का है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर इस तरीके का है तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, c क्या है? पॉजिटिव है, और स्लोप क्या है इस केस में? नेगेटिव है, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। अगर थीटा 90 से ज्यादा है बेटा तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। ये बात एकदम क्लियर है, स्पष्ट है? अब नेक्स्ट चीज देखिए, एक नई चीज आपके सामने आ रही है जिसको कहते हैं पैराबोला। मेरे ख्याल से पैराबोला भी है आईसीएससी में, नहीं है पैराबोला? अगर पैराबोला आईसीएससी में नहीं है तो अभी से आप देख लीजिए, अभी से देख लीजिए। पैराबोला वो कर्व होता है जो जिस पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। पैराबोला वो कर्व है जिस पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल इक्वेशन से हमारा तात्पर्य यह है कि अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट x1 y1 है तो वो इस बात को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? y इज इक्वल टू मत करिए, इसको करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट x1 y1 है तो उस जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? तो अब देखिए पैराबोला में क्या क्या केस बनते हैं। अगर y इज इक्वल टू, ये तो आपका जनरल इक्वेशन है, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए y इज इक्वल टू 4ax फॉर्म का पैराबोला होता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना? इस फॉर्म का पैराबोला होता है, ठीक है ना? तो अब देखिए उसका अगर ये वो पैराबोला है जिसमें x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, ठीक है? और ये वो पैराबोला है जिसमें x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर है, ठीक? ये वो पैराबोला है जिसमें x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर है, k क्या है? कांस्टेंट है। और ये वो पैराबोला है जिसमें x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, जहां k कांस्टेंट होगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? क्या? ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? ये वो पैराबोला है जिसका जो ओरिजिन से है, ठीक है ना? वाई स्क्वायर बराबर 4ax,
तो अगर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर है तो ये इक्वेशन होगा, x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर है तो ये ऐसे होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ये जनरल इक्वेशन है आपका पैराबोला का। पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात समझ में आ रही है ना? अब नेक्स्ट चीज देखिए आप लोग, अब नेक्स्ट चीज देखिए कि ये पैराबोला है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला कैसा है आपका? अरे इसको डिलीट करना पड़ेगा, उसको स्टॉप करिए पहले, चलिए छोड़िए इसको। ये आपका क्या है? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर फॉर्म का पैराबोला है, और ये पैराबोला कैसा है? y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर फॉर्म का। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए ये इक्वेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ये कौन सा इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। जब जैसे मान लिया कोई क्वांटिटी x किसी क्वांटिटी y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर कोई क्वांटिटी x किसी क्वांटिटी y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ग्राफ ये होगा। तो ग्राफ क्या होगा? ये होगा। भाई कई फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं। हाँ सर बता देंगे, नहीं बता देंगे। तो अब देखिए ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? एक्स अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y है तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसका ग्राफ क्या होगा? ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है ना? अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ ये होता है, ये आपने देखा होगा। इससे रेडियो एक्टिव डिके क्या है? एक्सपोनेंशियल इन नेचर है। देखो बेटा इधर देखो, रेडियो एक्टिव डिके क्या है? बोलिए। एक्सपोनेंशियल इन नेचर है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके क्या है? एक्सपोनेंशियल इन नेचर। उसका भी ग्राफ ऐसे होता है, आपने देखा होगा। ठीक है ना? तो अगर इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और इसका ग्राफ क्या होगा? ऐसे होगा। बात समझ में आ रही ना? ई क्या है? ई आपका क्या कहते हैं? ई आपने देखा नहीं है? जैसे लॉग वॉग लेते हैं, लॉग ई एक्स। हाँ ठीक है ना? ई वो है, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज देखिए कि अगर आपका सर्किल का देखना है, अगर आपका किसका देखना है? अगर आपका देखिए सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है। यानी सर्किल पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, अगर सर्किल पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अगर सर्किल पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है और उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। जैसे मान लिया अगर 2-3 पॉइंट सर्किल पे लाई करता है तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहां ए रेडियस ऑफ द सर्किल होगा। बात समझ में आई ना? एक सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी इस समय पॉसिबल ना भी हो पाए मान लीजिए, तो कोशिश ये रहेगी हम लोग की कि हम लोग थोड़ा सा मॉर्निंग में अगर करते। अभी अगर मॉर्निंग की एनर्जी दूसरी होती है, मॉर्निंग की एनर्जी जो है वो दूसरी होती है। ठीक है ना? इस समय सब लोग खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ा सा सुस्त भी हो जाते हैं। अरे हाँ कोई बात नहीं, मतलब मॉर्निंग की एनर्जी दूसरी होती है ना। तो एक बार हम लोग कोशिश करेंगे, बात करेंगे, अगर सिस्टम बन जाए तो सुबह ही हम लोग लेंगे, है ना? तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यानी सर्किल पे अगर कोई पॉइंट x1 y1 लाई करता है, तो अगर कोई पॉइंट सर्किल पे लाई करता है, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा, जहां ए विल बी रेडियस ऑफ द सर्किल। बात समझे? सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या है? ये। ठीक, उसके बाद एक ये सारे ग्राफ्स आपको मैंने बता दिए। इससे ज़्यादा बहुत डिटेल में मत जानिए, बहुत डिटेल में मैथ्स के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बस जहां आपको आ गया वाई स्क्वायर बराबर 4x फॉर्म का है, तो आप बोल देंगे पैराबोला है, आप बोल देंगे पैराबोला है। अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है या वाई स्क्वायर बराबर -4ax है, तो ऐसा पैराबोला है या ऐसा पैराबोला है। इतनी बात आप जानिए। ठीक है ना? इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया। आगे चल के आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में एक छोटा सा पार्ट समझाएंगे, प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, ये बार बताएंगे। तो आपको दिखा देंगे हम कि
प्रोजेक्टाइल का पाथ लेंगे और पाथ पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई लेंगे और उसके बाद हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे प्रोजेक्टाइल की कंडीशन से कि आपको जो उसका पाथ है, जो उसका ट्रेजेक्टरी आ जाएगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की आ जाएगी। तो फिर ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो हम कह देंगे हेंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। इस तरह से बोल देंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? बोलिए भाई, क्लियर है? तो आप बस इतना काम का जानिए, बाकी जो मैथ्स के बच्चे हैं वो भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पैराबोला भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इलिप्स भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप बस काम की चीज़ समझिए। अगर ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। दो फिजिकल क्वांटिटीज को प्लॉट कर देगा और ग्राफ ऐसा दिखा देगा, फिर चार ऑप्शन दे देगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं। तो कहेगा इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ये x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, इस तरह से दे देगा। बहुत ही सिंपल लेवल की बात बता रहे हैं। तो आप बोल देंगे, ये ग्राफ देख के बता देंगे कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। बस समझ में आ रही है ना? इतनी बात अभी जानिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये सारे फिगर्स एक बार डिस्कस हो गए। अब आप मोटा मोटा देख लिए, ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स है। इलिप्स भी एक रेगुलर फिगर होता है और ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स है। अगर इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट यहाँ 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 लाई कर सकता है, तो मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आ रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट लाई लॉक कैसे करेंगे? पेन ले लिया? हाँ, चलिए बताते रहिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट x1 y1 है इलिप्स पे, अगर ये कोई पॉइंट x1 y1 इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, तभी लाई करेगा, नहीं तो लाई नहीं करेगा। इलिप्स का जनरल इक्वेशन ये है, ठीक है ना। अब जैसे सर्किल में तो इधर और इधर दोनों साइड रेडियस बराबर होता है, लेकिन इलिप्स एक ऐसा फिगर होता है जिसमें ये क्या होता है, मेजर एक्सिस, और ये क्या होती है, माइनर एक्सिस। और जब मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो जाती है तो यही इलिप्स सर्किल बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लीजिए प्लैनेट्स का जो पाथ है, जो प्लैनेट्स का पाथ है सन के, सूर्य भगवान के अगल बगल जो प्लैनेट का पाथ है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, इलिप्टिकल पाथ का होता है। हाँ, इलिप्टिकल पाथ का होता है। ये आपने पढ़ा होगा अपने टेक्स्ट बुक में 9th में पढ़ा था ना बेटा। तो वो इलिप्स एक फिगर है, एक रेगुलर फिगर है, ठीक है ना। तो इलिप्स का ये जो होता है वो मेजर एक्सिस होता है और ये जो होता है माइनर एक्सिस होता है। बात समझ में आई? तो मेजर एक्सिस का आधा और माइनर एक्सिस का आधा, जैसे मेजर एक्सिस के आधे को ए कहेंगे, मेजर एक्सिस के आधे को ए कहेंगे, और माइनर एक्सिस के आधे को क्या कहेंगे, बी कहेंगे, ठीक है ना। अगर मेजर एक्सिस 2a है तो मेजर सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, ए। अगर माइनर एक्सिस 2b है तो सेमी मेजर माइनर एक्सिस क्या होगी, बी, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और अगर ए बराबर बी हो जाएगा, अगर ए बराबर बी हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? बोलो बेटा। तो सर्किल का आ जाएगा। एकदम क्लियर है? इससे आला इलिप्स के बारे में कुछ मत जानिए। जनरल इक्वेशन से मतलब हमारा ये है कि उस कर्व पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं, जनरल इक्वेशन से हमारा ये मतलब है कि उस कर्व पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक की बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ में है। चलिए एक छोटा सा मैं आपको श्लोक बता दे रहा हूं गीता का, समझ रहे हैं? आप लोग कहेंगे अरे ये पुरानी पुरानी बातें, आज भी रेलिवेंट है। पुरानी बातें नहीं, आज भी रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है डिफरेंट सिचुएशंस में। गीता एक कलेक्शन है ना। जब अर्जुन को देखिए इधर देखिए, जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया, जब क्या कहते हैं वो महाभारत चल रही थी, अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया, तो अर्जुन ने कई प्रश्न, अर्जुन ने देखा सामने कि जो लोग भी खड़े हैं वो उसके खुद के भाई बंधु हैं, खुद के चाचा, खुद के भाई, खुद के मित्र, ये लोग सामने खड़े हैं, खुद के संबंधी, खुद के रिश्तेदार, ये सामने खड़े हैं। तो अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया। अर्जुन ने कहा इनको मार के अगर हमको राजपाट मिल भी जाए तो उस राजपाट का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो उसने, जब उसको मोह उत्पन्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने उसको समझाया। तो अर्जुन ने कई प्रश्न किए और भगवान कृष्ण ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो उसी का संकलन जो है वही गीता है। बहुत हाईली फिलोसफिकल किताब है। तो बातें तो उसमें बहुत सी हैं, लेकिन एक बात जो आपके काम की है, जो आपके लिए शायद ट्रेंड सेटिंग हो जाए,
और मैं बच्चों को जरूर बताता हूँ, करीब करीब हर क्लासेस में मैंने एक बार इसका डिस्कशन किया है। तो ये छोटी सी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है बताइए। आप आगे जाना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बताइए, बताइए, बोलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आगे जाने के लिए? मन पे कंट्रोल। अगर मन पे कंट्रोल हो गया तो जिंदगी में सब मिल गया। जिसने मन पे कंट्रोल कर लिया, जिसने खुद को जीत लिया, उसने सारी दुनिया जीत ली। ये सब तो कुछ नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं है, लड्डू पेड़ा है, सब मोह माया है, ये लड्डू पेड़ा है। पढ़ाई लिखाई कुछ बहुत आसान है, नहीं छोड़ना नहीं है जैसे नहीं छोड़ना नहीं है। अगर मन पे कंट्रोल हो जाएगा तो आप छोड़ दे नहीं बोलेंगे, अगर मन पे कंट्रोल हो जाएगा तो छोड़ दे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, मन पे कंट्रोल सबसे प्राइम एम है। पढ़ाई मैं बताऊं ये सब तो कुछ नहीं है। तो इसी पर अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण। अर्जुन ने कहा संस्कृत में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। चंचलम ही मन कृष्ण का मतलब है, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है और बड़ा प्रमाथी है, यानी बड़ा मंथनशील है और बड़ा बलवान है और बड़ा दृढ़ है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म और तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सदुष्करम। और उस मन को निग्रह करना मैं वायु को निग्रह करने के समान कठिन एवं दुष्कर समझता हूं। ये अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म और तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सदुष्करम। हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमाथी है यानी मंथनशील है, और बड़ा बलवान और बड़ा दृढ़ है, और इसको निग्रह करना मैं वायु को निग्रह करने के समान कठिन एवं दुष्कर समझता हूं, मतलब इम्पॉसिबल है, ये अर्जुन ने कहा, ठीक है ना। तो अगर कोई समस्या अपनी आपको बताता है और आप कहें भाई फालतू बात करते हो, भागो यहां से, बड़े आराम से बस में हो जाता है, तो आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप इस तरह से कहेंगे किसी को, मान लीजिए कोई अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है, यार मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये इमोशनल प्रॉब्लम, कहे फालतू बात कर भागो, तो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो पहले आपको प्रश्नों की पूजा करनी होती है। तो भगवान कृष्ण ने वही कहा। भगवान कृष्ण ने ये नहीं आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया कि असंभव है। देखिए गौर से देखिए, भगवान कृष्ण कृष्ण ने कहा असंशयम ही महाबाहो, मतलब निश्चय ही है महाबाहो, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, यानी निश्चय ही है महाबाहो, मन कठिनता से वश में किया जाता है। उसने कहा, उसने क्या कहा था? असंभव है, अरे बाप रे बाप, इतना कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बलवान है, बहुत दृढ़ है। तो भगवान कृष्ण ने कहा असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, और अंतिम लाइन जो है वो आपके बड़े काम की है, अभ्यासेन तु कौन्ते। अभ्यास, हे कुंती पुत्र, कौन्ते मतलब कुंती पुत्र, अभ्यासेन तु कौन्ते और वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से आप इसको वश में कर सकते हैं। तो यही अभ्यास और वैराग्य अगर आपने अपने जीवन में ले आया तो मन को वश में कर लेंगे, और मन को वश में कर लेंगे तो पढ़ाई कुछ नहीं है। अभी आप 1 घंटा देख के भागते हैं, 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, और जब मन को वश में कर लेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप 8-10 घंटे काम करते जाएंगे, आप टाइमलेस मोमेंट में चले जाएंगे, और जिस दिन टाइमलेस मोमेंट में जाएंगे उस दिन आप हिस्ट्री बना देंगे। और जिसको जितनी दिक्कत होती है टाइमलेस मोमेंट में जाने में, वो उतना ही तेज होता है, वो उतना ही तेज होता है। एक बार जब वो अपने आप को समझा ले जाएगा तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? समझ गए? सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए। अब एल्जेब्रा पे आए थे कि एल्जेब्रा थी कि कुछ और था? इसके पीछे था? अरे कितना है भाई इसकी, और अच्छा ये हो गया था। अब देखिए, अब एल्जेब्रा पे आ रहे हैं, सुनिए गौर से देखिए, गौर से देखिए, एल्जेब्रा पे आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि एल्जेब्रा अभी हमारी क्लास 2:45 तक है, ठीक है ना। देखिए एल्जेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोग को बता चुका हूं, एल्जेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को बता भी चुका हूं, और आप पहले से जानते भी हैं, पहले से जानते भी थे। एक बार रिटन फॉर्म नोट्स के फॉर्म में है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो देखिए
एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अलजेब्रिक इक्वेशन जो टू ऑर्डर का होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इस फॉर्म का मतलब क्वाड्रेटिक इन एक्स होता है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप 9-10 से ना जानते हो, और ना भी जानते हो तो मैं एक बार समझा चुका हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, साफ साफ लिखा है एन अलजेब्रिक। इतना ही आपको समझना है, इतना ही आपको समझना है इसके बारे में, और सवाल लगाइए, सवाल फंसे तो हमसे पूछिए। बात समझ में आ रही है ना। एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है। बात समझ में आई बेटा। अब नेक्स्ट चीज देखिए, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हिंदी माध्यम वाले कुछ लोग अगर यहाँ पे होंगे, यहाँ तो कोई हिंदी, श्रीधाराचार्य, हाँ श्रीधाराचार्य, ये श्रीधाराचार्य फॉर्मूला नहीं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी का मीडियम का कोई यहाँ है ही नहीं, लेकिन अगर मतलब होता तो आप लोग भी जान रहे हैं, श्रीधाराचार्य नियम है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, x1 माइनस बी ले लेंगे और x2 प्लस बी ले लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट चीज देखिए, सम ऑफ द रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, और रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट ये होना चाहिए, और इमेजिनरी रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट ये होना चाहिए। ये सारे डिस्कशंस मैं कर चुका हूं नहीं कर चुका हूं, बोलो भाई। सब लोग एकदम बम बम हैं। हाँ, इससे एकदम अंदर से स्पिरिट आनी चाहिए, बिना स्पिरिट के नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत तेज लड़का नहीं चाहिए, बहुत कंसिस्टेंट लड़का चाहिए, कंसिस्टेंट विद अ हाई स्पिरिट, ही कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है ना। और वैसा नहीं कि मतलब पता लगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुनिए, कि 100 में से 99 पा रहे हैं और रो रहे हैं, एक नंबर कट गया, एक नंबर टाइप में, एक नंबर कट गया, कैसे कट गया, क्या हो गया। और कुछ लड़के ऐसे हैं जो 100 में से 50 पा रहे हैं। सुनिए, और उनकी स्पिरिट इतनी जबरदस्त है, अरे 50 पाए, 50 तो आता है ना, 50 आता है ना। अब देखिएगा, अभी 60 आएगा, अब फिर 70 आएगा, और वो कुछ दिन बाद बहुत आगे निकल जाते हैं। और ये वाले जो होते हैं, क्या आप सोचते हैं आईटीज में सुसाइड नहीं होता है? होता है, और सबसे ज्यादा। और रीजन जानते हैं क्या होता है? रीजन सुनेंगे तो आप लोग हंसेंगे, इतना बचपना, छोटा छोटा। हम 3 सेमेस्टर से टॉप करने की कोशिश कर रहे थे, और पता लगा कि नहीं कर पाए, दूसरा कल आता था, इस बार फ्रस्ट्रेट होके लटक गए। ऐसे ऐसे केसेस आपको दिखेंगे। हाँ, तो उस तरह का पढ़ाकू नहीं बनना है, आप अपना एटीट्यूड बहुत सही रखिए। हाँ, एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखिए, आपके पास जो है उसमें बेस्ट, ठीक है ना। किसी ने कह दिया 2 रोटी नहीं है, तो उससे घबराना नहीं है, वो कह रहा है ना, ये आप नहीं कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़िए, कहाँ गया। चलिए, एक छोटा सा सवाल है, 2x² + 5x - 12। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, छोटा सा सवाल है, 2x² + 5x - 12। छोटा सा क्वेश्चन है ना बेटा, है ना। अब इसमें क्या करना है, हमको रूट्स निकालना है, सॉल्व करना है, रूट्स निकालना है, ठीक है ना। तो रूट्स निकालने के 3-4 तरीके आप देख चुके होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, तो दिस मेथड, तो दैट मेथड, और उसके बाद क्या है हाँ, श्रीधाराचार्य। तो कहीं से आप निकाल लीजिए। एक तरीका ये भी है, अगर मान लीजिए 2 रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, यानी -5/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, यानी -12/2, यानी -6। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे ना, किए हैं कि नहीं, पहले हो जाएगा ना, कंफर्टेबल है, खटाखट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए, घर पे कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। हाँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना तैयार रखिए। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड ऐसे दी हुई है, ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा, क्वाड्रेटिक। हाँ, और ये देखिए स्पीड इस पे वेरिएबल है, किस पे वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है स्पीड, टाइम के, बस। अब देखिए, और देखिए सारे सवाल वो शीट के ही हैं, वो आपको समझ में आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आप, ठीक है ना। अब देखिए v क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, वेयर v is in meter per second and t is in second. Find time at which the particle will momentarily come to rest. कौन सॉल्व करेगा बताइए, वो टाइम बताइए जब पार्टिकल मोमेंटली रेस्ट पे आ जाएगी। बहुत से बेटा खड़े हो, ऐसे ही 1 सेकंड में जो जवाब देगा, हाँ बताओ, हाँ तो हाथ उठाना, अच्छा रुक गया, आप बताइए, हो गया तो बताइए कैसे होगा, कैसे, खड़े होकर बताइए, खड़े होकर बताइए बेटा। इस कब ये जीरो होगा बताइए, स्पीड जीरो कब होगी, हाँ अगर स्पीड जीरो होगी तो v की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और फिर हमारा इक्वेशन कैसे आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही कह रही है ना, वेरी गुड, बढ़िया, ये ठीक बोल रहे हैं। थोड़ा इनको मौका दिया आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आप लोग का तो पहले से बढ़ा है, ठीक है ना, आपका भी है, लेकिन मतलब ये है कि, तो ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। फाइंड द टाइम एट विच द पार्टिकल कम्स टू मोमेंटरी रेस्ट। तो मोमेंटरी रेस्ट पे कब आएगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी, और वेलोसिटी जब जीरो होगी तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 बराबर जीरो होगा, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा। इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे, और t की जो वैल्यू आएगी उसी टाइम की वैल्यू में पार्टिकल मोमेंटली रेस्ट पे आएगी। अगर t की वैल्यू कोई इमेजिनरी आ जाती है तो केवल एक आंसर ले लेंगे, और अगर t की वैल्यू दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, देखिए इधर देखिए, तो 2 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है, पीछे से एकदम क्लियर है, हैं? जिसको डाउट हो वहां उठा सकता है, मैं फिर से बोलूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। द वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल दिस फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0, कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ चाहिए, हैं? हाँ चलिए खड़े होकर बताइए कैसे करेंगे, बताइए, बोलिए, हाँ फिर, अरे ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे कैसे होगा, कॉस थीटा को x मानेंगे, फिर x कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जब इसको कॉस थीटा को x मानेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, 11x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ, एक मिनट रुक जाइए, अच्छा 10x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0, इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने वाले कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखेंगे कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, वही आंसर हमको लेना है। भाई कॉस थीटा की वैल्यू बहुत